आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ PDF या नोट्स प्राप्त करने के लिए, करेंट अफेयर्स के नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहीं से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हैं, टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सेकंड टॉपिक है आपका पदार्थ या द्रव्यों का सामान्य गुण है, इसको हम जानते हैं। चलिए, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो अभी तक का आप कोई भी आपको कोई विचार है, कुछ क्वेश्चन अगर जो लोग भी एग्जामिनेशन दे कर गए हैं ग्रुप डी के लिए खास के लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ शॉर्ट में कि मैथ रीजनिंग बहुत ही इजी आ रहा है, मतलब कि डुलेबल है। कुछ क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेटिव मैथ में, रीजनिंग में आप 30 आउट ऑफ 30 कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम आ जाती है कैलकुलेशन का, टाइम आपका सिटिंग अरेंजमेंट का कुछ ऐसे, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। प्रैक्टिस आपको क्या किस तरह से करना है तो आपको भली बात ही पता है कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठाइए या फिर कोई टेक्स्ट आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में आप 30 कर सकते हैं आउट ऑफ 30, एक दो गलती हुआ कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग मैथ्स में आपका 25 में से आप 20 के प्लस आप लेकर चल सकते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन है। साइंस में आराम से 20 प्लस आप कर सकते हैं, 23, 24, 25 सिलेक्शंस होगा जो एक एक नंबर आगे बढ़ता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट में आपका रीजनिंग में GK GS जिसको कहते हैं, सॉरी GK GS में आपको 20 का 20 करंट अफेयर, तो आप 6 महीने का करंट अफेयर जरूर देख के जाइए। इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाया था, उसको आप जाकर के देखिए, उसको लगभग 2.5-3 घंटे का है, उसको आप कंप्लीट कर। अनलिस्टेड है, कुछ मेंबरशिप में डाल दिया हूँ क्योंकि रीजन वाइज पता है कि कई चीज़ें हम यहाँ पर यूट्यूब पर हम नहीं डाल सकते हैं, तो कंटेंट आप वहीं से आप टेलीग्राम ग्रुप में जा करके ज्वाइन करके आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम में वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं। ये आपका सेकंड टॉपिक है पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जो आपका पदार्थ के अगर द्रव्यों की बात करें कितने हैं तो आपका तो ठोस है, द्रव है और गैस में आते हैं। ठोस आपका जो है विरूपण में आएगा, प्रत्यास्था में आएगा। द्रव आपके 5 तरह के, जैसे दाब हो गया, प्लवन हो गया, पृष्ठतनाव हो गया, किचकत हो गया, श्यानता हो गया। गैस आपको बायोमेट्रिक दाब हो गया। विरूपण किसको कहते हैं? डिफॉर्मिंग, किसी ठोस पिंड पर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी संरचना या आयतन में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन के इस गुण को आपको विरूपण कहते हैं। जो बल पिंड को विरूपित करता है या विरूपण करने कार्य बल होता है, यानी कि जिस पर बाह्य बल लगता है, लगने का कारण होता है। विरूपित बल को रोकने के लिए उत्पन्न प्रतिरोध बल प्रत्यानयन आपको बल कहलाता है। जिसे धातुओं पर खिंचाव आपको बल दे करके तार का निर्माण करना। प्रत्यास्था इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? इलास्टिसिटी याद रखिएगा, आपका किसी यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन होता है, बल हटाने पर पुनः जो है अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। बल हटाने पर जो है आपके प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो पिंड का यह गुण जो है पूर्ण प्रत्यास्था कहलाता है। ये पूर्ण प्रत्यास्था कहलाता है, इसको पूर्ण प्रत्यास्था के रूप में इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके विपरीत यदि वस्तु आपको विरूपित बल के पश्चात अपने मूल रूप स्वरूप को वापस नहीं प्राप्त करती है तो उसे आपको पूर्ण सुगंधित या अप्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उदाहरण में क्वार्ट्ज फाइबर या फास्फोरस ब्रॉन्ज सबसे जो है आपको अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ, या गीली मिट्टी वो मोम सबसे अधिक आपका सुगंध या अप्रत्यास्थ पदार्थ है। प्रति बल जिसको स्ट्रेस किसको कहते हैं, इसका यूनिट भी याद रखिएगा। किसी वस्तु पर विरूपित बाह्य बल लगने वाले साम्यावस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्र पर कार्य करने वाले आंतरिक बल प्रतिबल कहलाता है। स्ट्रेस इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। इसको याद रखिए, सिंपल भाषा में फोर्स अपॉन एरिया के इसको टर्म के रूप में इसको जानते हैं। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक और बता दीजिएगा, जो लोग भी अभी देख रहे हैं अपने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते चले जाएगा। कंटेंट हम कोशिश कर रहे हैं डेली की बेसिस पर, एग्जामिनेशन आप के साथ बता रहा हूँ। एनालिसिस आपका ये है, कई लोग करवा रहे हैं, हालांकि रेलवे के थ्रू अगर बात करें तो एनालिसिस करना मना किया गया है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में कई लोग कराते हैं, तो उसी की बेसिस पर कई लोग ऑनलाइन में सेम टू सेम या फिर कुछ आसपास में चेंज करके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके करवा रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप थ्योरी पोर्शन करवाइए, कीजिए, वो भी कीजिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं कीजिए। अब उससे काफ़ी लाभ हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है। और साथ ही साथ उसके साथ थ्योरी पोर्शन को अगर आप क्लियर करते जाते हैं, जो कि मैं करवा रहा हूँ, साथ ही साथ जो मेरे पास क्वेश्चन आता है मैं इसी के साथ आपको बताते चला जाऊँगी ये क्वेश्चन कब आया है, 26 को आया है, 27 को आया है, या 1 दिसंबर को आया, 2 आपका यह आज के डेट में आया 3 दिसंबर को। इस तरह का हम बताते चले जाएंगे। देखिए
इसी को कहते हैं। जैसे आपका यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के लंबवत आपको दोनों दिशाओं में आपका बल ताड़ित किया जाता है तो उत्पन्न आपका जो प्रत्यापन बल आपका तनन प्रतिबल आपका यदि किसी संपीड़ित किया जाए तो उत्पन्न आपका प्रत्यानयन बल आपका संपीड़ित प्रतिबल कहलाता है, यानी कंप्रेसिबल जिसको कहते हैं। इसे आपका अनुप्रस्थ आपका जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित किया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है। सिग्मा बराबर होता है F/A, यानी F आपका फोर्स हो गया यानी बल हो गया, ये आपका एरिया हो गया। इसका मात्रक की बात करें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और ml -1 T/-1 होता है। विकृति इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, बट इसका डेफिनेशन याद रखिएगा। किसी वस्तु पर आपका विरूपत बल उसके एकांक क्षेत्रफल में आरोपित करने पर यदि उसके आकार या संरचना में परिवर्तन आ जाए तो उस गुण को आपका विकृति कहते हैं। जैसे किसी L लंबाई के तार को विरूपक बल से खींचने पर उसकी लंबाई Δl में वृद्धि होती है तो आपका L से विरूपित करते हैं। इसका कोई भी आपका जो बीमा नहीं होता है, ये मात्रा को बीमाहीन राशि है कह सकते हैं, बीमहीन जिसको कहते हैं। विकृति बराबर तो लंबाई में परिवर्तन यानी कोई भी चेंजेज आए जिसको कहते हैं स्मॉल डेल के रूप में इसको जानते हैं, Δl के रूप में डिवाइडेड बाय प्रारंभिक वेग Δl के रूप में जानते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो अनुदैर्ध्य आपका विकृति, आपका किसी लंबाई की किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन आप वो प्रारंभिक लंबाई का अनुपात जो होता है स्पर्शी या अपरूप विकृति शियर स्ट्रेस किसी वस्तु के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समानांतर विरूपक बल के परिणाम स्वरूप इसके फलन के सापेक्ष विस्थापन Δx वो प्रारंभिक लंबाई L का जो है अनुपात स्पर्शी अपरूप विकृति कहलाता है। इसे आपका टेंजाई के यानी जायज के से निरूपित करते हैं। अपरूप विकृति बराबर होता है Δx यानी चेंज जो हुआ लेंथ अपॉन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इक्वल टू टेंजाई या जाय के रूप में रहता है। आयतन विकृति वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रेंट आयतन में परिवर्तन या प्रारंभिक आयतन का अनुपात आपका आयतन विकृति के कहलाती है। आयतन विकृति बराबर डेल वी अपॉन v के रूप में इसको जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हुक लो। ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, बट जो रिवीजन पर्पस हम करवा रहे हैं उसको तेज़ी से हम आप लोग को करवा रहे हैं ताकि बेहतर हो, आज से बेहतर आपको फिर इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें इस कमेंट पर अभी हम बता सकते हैं। चलिए हुक्स लॉ किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। किसी पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा के समीप किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस आरोपित प्रतिबल के समानुपाती होती है, यानी प्रतिबल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका विकृति होता है। यानी ये प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति के रूप में जानते हैं। E आपका प्रत्यास्थ गुणांक होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मान प्रतिबल या फिर विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है। प्रत्यास्थ सीमा क्या होता है, इलास्टिसिटी लिमिट इसको कहते हैं। किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात आपका उस पदार्थ का प्रत्यास्थ गुण समाप्त हो जाता है। जैसे आपका कोई भी आप प्लास्टिक ले लीजिए, हेयर बैंड ले लीजिए, महिलाएं लगाते हैं, तो उसको एक लिमिट तक आप खींचेंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड है, वो चलेगा। अगर उसको उससे ज़्यादा लिमिट तक आप खींचते हैं तो यहाँ 8 अंक लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो टूट जाएगी। उसके एक लिमिट होता है उसका सीमा का, तो इसी तरह से समझ सकते हैं। तो अधिकतम मान जो है जिसके पश्चात वो अपना प्रत्यास्थ गुण का समाप्त कर देते हैं, वो प्लास्टिक के रूप में हो जाता है, रबड़ का जो है गुण खत्म हो जाता है, प्रत्यास्थ सीमा कहलाती है। इसके पश्चात वो बल लगने पर जो है वस्तु का भंगुर होकर के टूट जाती है, और ये सीमा को जो है पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल आपका जो है भंजक। प्रकृति में कुछ पदार्थ जैसे महाधमनी, हृदय से रक्त ले जाने वाले वृत्तिक नलिका, जिनका प्रत्यास्थ क्षेत्र बहुत अधिक होता है तथा हुक के नियम का पालन नहीं करती है, प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाता है। प्रत्यास्थ गुणांक के प्रकार है आपका टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थ गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको कहते हैं, ये प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तनन या फिर संपीड़क या अनुदैर्ध्य प्रकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहा जाता है।
इसे आपका वाई से निरूपित किया जाता है या पास्कल होता है। आपका वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन डी के रूप में होता है। एफ एल ए इंटू ए डेल के रूप में होता है। सिग्मा पृथ्वी बल या फिर स्ट्रेस होता है। एल आपका विकिरण या फिर दृढ़ गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसे डिनोट करता है या नीटा के रूप में जानता है, इसे निरूपित करता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल या बीमा, इसका रहता है एम एल टी माइनस एम एल पावर -1 टी पावर -2 के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसका अगर दृढ़ता गुणांक जिसको कहते हैं नीटा बराबर अपरूप या विरूपक आपका प्रतिबल डिवाइडेड बाय आपका विरूपक विकृति के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए आई होप क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा। कुछ इशू आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए नीटा बराबर डेल एस अपॉन थीटा के रूप में, नीटा बराबर एफ एल इंटू डी एक्स के रूप में जानते हैं। अधिकतर पदार्थों के दृढ़ता गुणांक आपका जी और नीटा बराबर होता है वाई अपॉन 3 में यह गुणांक होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है आपको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता इसे के से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बीमा आपका एम एल इनवर्स टी में 2 होता है। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम को संवेदनता कहा जाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आपका जो होता है विलंब प्रतिबिंब पूर्ण आयतन प्रतिबिंब आयतन विकृति के रूप में जानते हैं। बी इक्वल टू मैं भी के रूप में जानता है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि दाब में विकृति करने पर आयतन में कमी आती है। संपीड़ित यानी कंप्रेसिबिलिटी आपका एक इक्वल टू 1/b के रूप में जानते हैं। माइनस डी वी अपॉन भी होता है डिवाइडेड बाय पी के रूप में इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है दाब प्रेशर के बारे में आपको जो भी जानकारी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको आप निरूपित कर सकते हैं। चलिए दाब किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल के लगभग आपको कई लोग बोल रहे हैं सर। चलिए करेंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 20 में 20 क्योंकि गेम चेंजर रहेगा। जो भी अभी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं जो कि 14 आपका 16 जनवरी तक चलेगा, तो करेंट अफेयर्स ही जिस अगर आप 12-14 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं या फिर 15 भी कर जाते हैं, कई लोग भी लाभ उठाइए और कोई विकल्प नहीं, उसका लाभ उठाइए, उससे बेहतर आपको कोई विकल्प नहीं। और जहाँ से भी मिलता है 6 महीने साल भर का आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं भी से कोई भी क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल के लंबवत लगने वाले बल प्रणोद आपको जो है थ्रस्ट या प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल आपको जो है लंबवत बल का दाब कहलाता है। किसी पृष्ठ या सतह पर लगने वाले दाब उस पर आरोपित बल पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। दाब एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक आपको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। इसे पी से निरूपित करते हैं। दाब बराबर होता है पृष्ठ के लंबवत क्षेत्र बल अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होता है। पी बराबर एफ अपॉन ए के रूप में रखते हैं। दाब के मात्रक है पाड़े 1 सेंटीमीटर। द्रव या गैसों को प्रदर्शित करने वाला वह दाब जो किसी तल पर पाड़े के 1 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ से आरोपित होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1.233 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में। 76 सेंटीमीटर बराबर होता है 1.0313 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक वायुमंडलीय दाब बराबर एटमॉस्फेयर बराबर 760 मिलीमीटर पारा होता है। बार एवं मिली बार बराबर होता है 1 बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 10⁵ पास्कल। 1 मिली बराबर 10⁵2 आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी 10⁻² पास्कल। दाब के प्रकार भी होते हैं, यानी कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, गेज प्रेशर हो गया, या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, और डिफरेंशियल प्रेशर सभी जानते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पृथ्वी के सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित आपके वायुमंडल के किसी स्थान के एकांक क्षेत्रफल पर उस स्थान के वायुमंडल के शीर्ष तक स्तंभ का कुल भार उस स्थान का वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसे पी एटमॉस्फेरिक द्वारा निरूपित करते हैं। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता है, जिसका मापन मरकरी बैरोमीटर द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे बैरोमीटर दाब कहा जाता है। समुद्री
समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब आपका 1.013 इंटू 10⁻³ ये पास्कल होता है। 1 इक्वल टू 7 आपका 60 पारा स्तंभ होता है। गॉज प्रेशर आपका जो होता है किसी निकाय का वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष दाब गेज प्रेशर कहलाता है। जो निकाय या वायुमंडलीय दाब का अंतर होता है इसे आपको गॉज प्रेशर से निरूपित करते हैं। पी गॉज इक्वल टू पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक होता है। गॉज प्रेशर दाब बड़ा उदाहरण में आपको वाहनों के टायरों को वायु दाब गेज प्रेशर द्वारा इसको नापा जाता है। देखते हैं वो रिसेंटली आप लोग की जनरली 35 पास्कल या फिर आपका रखा जाता है आपका जो किसमें तो वाहनों के जितने भी टायर है, चाहे 2 व्हीलर हो आपका 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, 35 या 40 के आसपास में 35 से 40 के बीच में रखा जाता है। वायु दाब गेज आपको जो है दाब संकल्पना के आधार पर ज्ञात करते हैं। परम दाब एब्सोल्यूट प्रेशर वायुमंडलीय दाब शून्य जैसे आपका शून्य क्षेत्र जैसे निर्वात के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। इसे पी एब्सोल्यूट से निरूपित करते हैं। पी एब्सोल्यूट बराबर होता है पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गॉज के रूप में। अवकलन दाब डिफरेंशियल प्रेशर होता है। किसी पिंड के दो बिंदुओं के मध्य दाबांतर को अवकलन दाब कहते हैं। इसका मुख्य जो है आपका प्रयोग मौसम संबंधी गणनाओं में किया जाता है। इसे डेल पी से निरूपित करते हैं। डेल पी इक्वल टू पी माइनस पी टू में रहता है। द्रवों में दाब आपका प्रेशर इन लिक्विड द्रव के अणु द्वारा जो है द्रव की सीमा के अंदर रखी वस्तु पर विभिन्न दिशाओं में आरोपित बल है जो किसी प्रत्येकांक क्षेत्र पर कार्यरत हो तो उसे आपका द्रव दाब कहते हैं। किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशा में बिंदु की गहराई आपका h और द्रव का घनत्व p और जानते हैं इसको और आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर होता है रो जी एच के रूप में। यदि वायुमंडलीय दाब आपका जो है पी एटमॉस्फेरिक से शामिल होता है तो दाब आपका बराबर पी फ्लूइड। पास्कल का नियम किसको कहते हैं जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिसका नाम था पास्कल के अनुसार यह विराम स्थान में तरल का दाब उन सभी बिंदुओं पर समान हो